इंफॉर्मेशन को उसने करंट के अंदर तब्दील करना है। सिमिलर इज द केस विद फोटोवोल्टाइक सेल्स। फोटोवोल्टाइक सेल्स वो होते हैं जो एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फोटोवोल्टाइक के पैनल्स हम लगाते हैं वो भी बेसिकली लाइट ले रहे होते हैं, उस लाइट के अगेंस्ट वो एक पर्टिकुलर करंट जनरेट करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ये एक और हमें ज़रूरत है, यानी कि हमें व्हाट वी वांट टू हैव इज़ अ रिसीवर। रिसीवर किस चीज़ का? ऑप्टिकल फाइबर के सिग्नल का रिसीवर। ऑप्टिकल फाइबर का सिग्नल जिसको कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो 3 किस्म की वेवलेंथ्स इस्तेमाल करते हैं, 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर्स एंड 1550 नैनोमीटर्स। अब रिसीवर ऐसा होना चाहिए जो इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिसीव कर सके और इस वेवलेंथ के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो एम्बेड करके भेजी गई है विच इज़ नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ऑन ऑफ, तो उसको ये हैंडल कर सके, यानी कि उसको ये पता चल सके कि अब ये 1 आ रहा है, अब 0 आ रहा है, अब 1 आ रहा है, अब 0, क्योंकि ये एक सीरियल कम्युनिकेशन है। उसके पास इसकी सारी की सारी फौरी तौर पे कन्वर्जन्स होनी चाहिए। अब ना सिर्फ कन्वर्जन्स होनी चाहिए, बाद में एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आप देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जो मेजर जो 2 टेक्निक्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं वो SDH और सोनेट की इस्तेमाल हो रही है। ठीक, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती, लेकिन इन सब को करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग करने या डी मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए ख़ास तौर पे जब सिग्नल एक तरफ से आ रहा है और रिसीव हो चुका है, अब ये रिसीव कैसे हो? रिसीवर के लिए जो कंपोनेंट हमने बेसिकली इस्तेमाल करना है कम्युनिकेशन की रिसेप्शन के लिए, दैट इज़ अ फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक PN जंक्शन ही है, ठीक है, जैसे कि हम और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी शेप क्या है, इसके साइजेस क्या हैं, और क्या P और N को हम साथ में मिला देते हैं और उससे जंक्शन बन जाता है? ऑल्दो के P और N टाइप को आप आपस में मिला देते हैं, उससे PN जंक्शन बन जाता है और बीच में एक डिप्लीशन रीजन बनता है। ये डिप्लीशन रीजन हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। असल में लाइट इसके ऊपर जाके पड़ती है और उससे करंट जनरेट होता है। लेकिन अगर आप सिंपल एक P और N का जंक्शन बना दें, उसमें क्या होता है कि वो एक तो डिप्लीशन रीजन जो है वो इतना वाइड नहीं होगा। जब वो बहुत वाइड नहीं होगा तो बहुत सारी लाइट को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो उसकी एफिशिएंसी जो है रिसेप्शन की वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। रिसेप्शन की एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि जितनी पावर आ रही है लाइट की, वो उसमें वो कितना करंट जनरेट करती है, कितने एम्पेयर्स का करंट या कितने मिली एम्पेयर्स का करंट जनरेट करती है। जितना वो बेहतर होगा उसको हम कहेंगे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इस लफ्ज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक P टाइप मटेरियल और एक N टाइप मटेरियल के बिल्कुल सेंटर में डायरेक्टली इनको आपस में ज्वाइन नहीं करते, बीच में एक इंट्रिंसिक मटेरियल की लेयर डाल देते हैं। ये जो इंट्रिंसिक मटेरियल की लेयर है वो क्या करती है, वो किस तरह से हेल्प करती है? वो एक तरह से इस पर्टिकुलर जो डिप्लीशन रीजन बनना था उसके अंदर अपने साइज की एडिशन कर देती है। अपने साइज के एडिशन करने से क्या मुराद है कि जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो एक्सपैंड कर जाता है, वो वाइड हो जाता है, ठीक है। अब लाइट जो आके पड़ेगी उसके पास ज़्यादा एरिया सामने मौजूद है, ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया मौजूद है जिसके ऊपर जाके वो पड़े और वो एक करंट जनरेट कर दे। तो इस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सर्टन पावर से कम की पावर आएगी तो इस किस्म का जो रिसीवर है वो लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको फिर इसके अंदर कुछ और फिनोमेनाज लेकर आने पड़ेंगे। आपको इसके अंदर एवलांच फोटो डायोड बनाना पड़ेगा, जो एक और टाइप है रिसीवर्स की। वो उसमें क्या होता है कि एक फोटोन पैदा होता है तो वो आगे बहुत सारे और फोटॉन्स खुद ही पैदा कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि एक करंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि बेसिकली फोटो डायोड्स के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किन चीज़ों को हम देखेंगे। इसमें हम एनर्जी बैंड्स के बारे में देखेंगे कि जब हम मुख्तलिफ पी और एन टाइप मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, किस किस मटेरियल का क्या क्या एनर्जी बैंड है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो रिसीवर्स हैं ये बेसिकली लेज़र डायोड्स के अंदर जो कुछ पड़ा था उसका रिवर्स है, उसका फ्लिप साइड है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो के एक रिसीवर और एक लेज़र डायोड आपस में रेसिप्रोकल डिवाइसेस नहीं है कि एक ही डिवाइस को आप उसके मुताबिक इस्तेमाल कर लें। रिसीवर्स सेपरेटली डिज़ाइन किए जाते हैं और बनते हैं, और लेज़र डायोड सेपरेटली डिज़ाइन किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, इसलिए दे आर क्वाइट डिफरेंट। लेकिन इसमें भी उसी तरह से एनर्जी बैंड्स का जो फ़र्क है उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एनर्जी गैप जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, पीएन जंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आयो कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स इस फोटो डायोड की हम देखेंगे, यानी कि उसमें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनपुट हमारे पास ऑप्टिकल पावर की सूरत में होगी और आउटपुट आपके पास करंट की सूरत में होगी, ठीक है, विच इज़ क्वाइट रिवर्स एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल सोर्सेज इंक्लूडिंग LEDs एंड द लेज़र डायोड्स। इसके बाद हम पावर की रिलेशनशिप्स देखेंगे कि कितनी पावर आती है, उससे कितना करंट आता है, आपस में रिलेशनशिप क्या है इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो कि यानी कि अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड ड्यू टू अ सर्टेन पावर ऑफ सर्टेन ऑप्टिकल पावर, वो किस तरह वेरी करती है एज कंपेयर टू वेवलेंथ। After that, we'll see what is the photovoltaic and the photoconductive modes of operation, ठीक है। बेसिकली दोनों साइड्स पे आप फोटोवोल्टाइक सेल्स में भी ले लें, उसमें भी करंट जनरेट होता है ड्यू टू सम लाइट जाके फोटोवोल्टाइक सेल्स के ऊपर पड़ती है, उसके अंदर भी पीएन जंक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं इसी पीएन जंक्शन का, के डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, और किस एक मोड के अंदर इसको ड्राइव करने के लिए हम इसके साइजेस को तब्दील करते हैं और इसके ऑपरेटिंग कंडीशंस को तब्दील करते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि इसको रिवर्स बायस में इसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसका फ़ायदा क्या। फिर हम देखेंगे कि डार्क करंट सेंसिटिविटी क्या है, कि करंट एक सर्टेन अमाउंट का लगातार चल रहा होता है, ठीक है। अब कितना सेंसिटिव है एक रिसीवर, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका डार्क करंट कितना कम है, ठीक है। अब ये जो डार्क करंट का मतलब ये है कि जिस वक्त लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ रही, अगर डार्कनेस में भी है तो इसके अंदर एक सर्टेन करंट चल रहा है, तो जब रिसीव करने के बाद एक सर्टेन लाइट का सिग्नल जो इसने करंट प्रोड्यूस करना है वो इस डार्क करंट से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर इट विल नॉट बी रिसीव। उसके बाद हम देखेंगे पावर डाइजेस्ट क्या है। फिर देखेंगे कि इसकी बैंडविड्थ की कैपेबिलिटी क्या है रिसेप्शन की। थोड़ा सा डिटेल में इन दोनों को स्टडी कर लें कि पिन डायोड्स किस तरह वर्क करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे है, एवलांच फोटो डायोड्स किस तरह काम करते हैं, और एवलांच फोटो डायोड्स की पावर कंसिडरेशंस क्या है, और इसकी बैंडविड्थ किस तरह से वो हैंडल कर लेता है। फिर MSM फोटो डिटेक्टर्स को भी हम देख लेंगे। फोटो डिटेक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं?
they convert the incoming photons into some meaningful information in the form of a current. Okay, they are sensors of light basically, and they have a lot of varieties. सबसे पहली बात ये photovoltaics वो क्या करते हैं? They generate electrical power by converting the solar radiation into direct current electricity using semiconductors that exhibit photovoltaic effect. ये जो इफेक्ट है, ये जो फिनोमेना इसके अंदर काम कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, जो कि बेसिकली आप सोलर सेल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आपको ये अगर नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन, इसमें कोई इशू तो नहीं है? सर नहीं नजर आ रहा। ये आई डोंट नो ये क्या है, इसमें इशू आया हुआ है टीम्स में कि जो मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था और ये नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये शेयर कर चुका हूँ इसको टीम्स के ऊपर ऑलरेडी। आप उसको ट्राई करके उसको डाउनलोड कीजिए, लेक्चर 19 है। तो अगर वो फिर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दोबारा से उसको अपलोड भी कर दूंगा, और आप कहते हैं तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी इसको शेयर कर लेता हूँ, ताकि लेकिन अभी I'll try to explain it verbally. I've tried a lot in the start of the lecture कि ये किस तरीके से हो जाए, लेकिन इसमें I think there is some problem in Teams, और ये कुछ कनेक्टिविटी, टीम्स की कनेक्टिविटी का कुछ इशू है आज के दिन। तो I'll get it sorted out with the department, IT के जो लोग हैं उनसे मैं बात करके इसको सेट करवाता हूँ। अच्छा, अब वैरायटीज़ जो हैं वो हम देख रहे थे फोटो डिटेक्टर्स की। उसमें हमने पहली बात की फोटोवोल्टाइक सेल्स की। फोटोवोल्टाइक सेल्स आपने नॉर्मली देखे होंगे, पॉली फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं और मोनो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। अच्छा, अब फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या है? It is actually the creation of voltage or electric current in a material upon exposure to light. कि जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़े तो वो उसके अंदर करंट जनरेट हो जाए। होता क्या है, an electron is excited to a higher energy state but stays in that material. आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था कि आपके ऊपर एक मटेरियल के ऊपर एक मेटालिक प्लेट के ऊपर जब लाइट पड़ती थी तब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते थे, उससे बाहर आते थे, और एक वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम चैम्बर के अंदर जब उसके सामने एक कैथोड के सामने एक एनोड को लगा दिया जाता था और वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और तो एनोड की तरफ जाते थे और उसको वहाँ से वो एक करंट पूरा करते थे। इसमें यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपका जो है वो एमिट हो जाता था इलेक्ट्रॉन, आपकी मेटालिक प्लेट में से एमिट हो जाता था। लेकिन ये जब फोटोवोल्टाइक इफेक्ट की बात करते हैं, इसमें वो एमिट नहीं करता, वो रहता है अपने मटेरियल के अंदर ही। ठीक है, ये इन दोनों में फर्क है। अब फोटो डिटेक्टर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली इमिटेड इफ द इंसिडेंट लाइट रीचेस और एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि आप एक फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। E इज इक्वल टू एच न्यू आपने पढ़ा हुआ है, न्यू फ्रीक्वेंसी को लिया, इसको E इज इक्वल टू एच इंटू एफ भी बोल सकते हैं। E इज इक्वल टू एच एफ जिस वक्त आप बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी इस फोटोन की। ठीक है, अब एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से कम का जब
फोटोन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को पॉप आउट करने का या अपने जो वैलेंस बैंड से निकालकर कंडक्शन बैंड में लाने के काबिल नहीं होता, ठीक है। तो उसको काम करवाने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उसकी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी हो, और सर्टन फ्रीक्वेंसी या मोर और हायर फ्रीक्वेंसी हो। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी से कम जो इलेक्ट्रॉन्स उससे एमिट नहीं होंगे। जितनी भी हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा लें या ड्यूरेशन एक्सपोजर बढ़ा लें, लाइट कितनी देर तक ही क्यों ना हम एक मटेरियल के ऊपर डालते रहें या उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई कर दें, इलेक्ट्रॉन्स पॉप आउट नहीं होंगे, ठीक है। और लेकिन जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के ऊपर आप उसको करेंगे तो फिर वो पॉप आउट करेंगे। इसकी एग्जांपल है फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप। उसमें क्या होता है कि उसमें आप एक मटेरियल को जांचने के लिए आप मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की वेव्स भेजते हैं, और वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही हायर देन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही वो एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म के उस फ्रीक्वेंसी का कि जब फोटॉन्स आके टकराते हैं मटेरियल पे तो वो दे पॉप आउट द इलेक्ट्रॉन विच स्टार्ट अप द करंट। अब बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ हैं फोटो डिटेक्टर्स की, इंक्लूडिंग द चार्ज्ड कपल डिवाइसेस हैं which are used in digital photography and digital cinematography। फिर एक्टिव पिक्सल सेंसर्स हैं जो कि इनफैक्ट इमेज सेंसर्स हैं। दे आर यूज्ड इन सेल फोन कैमरास, वेब कैम्स, DLSRs। इसमें कुछ डायग्राम्स हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू सी दिस प्रेजेंटेशन which unfortunately you can't see over this over today's lecture, लेकिन इसके बाद लेक्चर के फ़ौरन बाद इसको आप देख लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ CU ऑनलाइन पे भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके साथ शेयर हो जाए। फिर इसमें ये CCDs की एक पिक्चर है। अब फोटो डिटेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दैट कन्वर्ट लाइट इनटू करंट। द करंट इज जनरेटेड व्हेन द फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फोटोडायोड। टेक्निकली क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ फोटोडायोड इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ लेजर डायोड। लेजर डायोड से ऑपोजिट एक एक्शन है। प्रिंसिपल क्या है इस एक्शन का? Conduction band and valence band are separated by a forbidden band, which is the energy gap। जैसा कि हम बता चुके हैं कि किसी भी मटेरियल के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में एक एनर्जी गैप होता है। इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी गैप के अंदर अंदर किसी एनर्जी लेवल के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या तो वो नीचे वैलेंस बैंड के अंदर एग्जिस्ट करेगा या ऊपर कंडक्शन बैंड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। वैलेंस बैंड में वो लोअर एनर्जी बैंड के अंदर हो सकता है और कंडक्शन बैंड में वो किसी हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी बैंड के अंदर हो सकता है। कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स के अंदर कोई एनर्जी गैप नहीं होता। ये दोनों लेवल जो हैं, बैंड्स जो हैं, ये आपस में मर्ज्ड होते हैं या ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में ये एक दरमियाने लेवल का इसमें एनर्जी गैप होता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का 0.775 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फर्क होता है। Insulators have high energy gaps like 6 electron volts for diamond। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या है? एक फोटोन आता है जिसकी एनर्जी H into F है,
ठीक है, अगर वो इस एनर्जी गैप जितना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो या ज़्यादा हो, यानी कि ई जी की निस्बत ये वैल्यू फोटोन की एनर्जी एच एफ से जो निकाली, जिसको एच सी ओवर लैम्डा के तौर पे भी निकाल सकते हैं, उस इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब आता है तो उसकी ज़ाहिर बात है एनर्जी एच इंटू एफ होती है या एच सी ओवर लैम्डा होती है। जब वो स्ट्राइक करता है मटेरियल के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब फोटोन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया और इसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन ने टेक अप कर ली। इन दिस वे लाइट इज कन्वर्टेड इनटू करंट, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया अब बहुत सारी एनर्जी के साथ, जो कि पहले फिक्स था अपने वैलेंस बैंड के अंदर, अब वो निकल के कंडक्शन बैंड के अंदर आ गया एंड इट इज अवेलेबल फॉर अ करंट टू प्रोड्यूस अ करंट that is what we are seeking. अगर ये पी एन जंक्शन एक आपने बनाया, जैसे बनाया तो इन दोनों के दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब when the photon strikes a depletion region, its energy separates it from its separates an electron separates an electrons from its hole basically. जब वो अपना होल छोड़ के चला गया, अब ये होल जो है ये भी मूव कर सकता है कि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो होल आगे मूव कर गया। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं they get attracted by the positive and negative potentials of the depletion voltage. अब ये डिप्लीशन वोल्टेज के पॉजिटिव और नेगेटिव जो रीजन्स बन जाते हैं, पोटेंशियल्स बन जाते हैं, उनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं मूव करते हैं। होल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव रीजन्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव रीजन्स। अब उससे क्या होता है कि दिस क्रिएट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, और यही फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो करंट की सूरत में नजर आता है। अब इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए अगर हम एक एक्सटर्नल रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दें तो ये उससे करंट जो है ये एनहांस हो जाएगा, तेज हो जाएगा करंट। अच्छा, इस तरह से होता क्या है कि इस तरह के पीएन जंक्शन के अंदर तीन किस्म के रीजन्स बन जाते हैं। एक तो सेंटर में एक्चुअल डिप्लीशन रीजन बन गया, एक रीजन उसके इर्द गिर्द है जिसको हम डिफ्यूजन रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफ्यूजन करंट चल रहा होता है। और थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल एजेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है कि जो बिल्कुल सेंटर में जो एक रीजन बनता है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, इट लीड्स टू ड्रिफ्ट करंट, इससे ड्रिफ्ट करंट पैदा होता है, ठीक है। जैसे ही लाइट आके टकराती है यहाँ पे, इसके अंदर ड्रिफ्ट करंट पैदा होता है और बहुत फास्ट मूवमेंट होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, एंड दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ द करंट दैट इज बीइंग जनरेटेड। इसके बाद इसके इर्द गिर्द जो एरिया बनता है दैट इज द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। Electrons and holes are diffused randomly towards the main depletion region, ठीक है। अब बिल्कुल क्योंकि मेन डिप्लीशन रीजन के इर्द गिर्द ये वाला डिफ्यूजन रीजन है, ठीक है, रीजन 2 जिसको कहते हैं, यहाँ पर से रैंडमली होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेन डिफ्यूजन रीजन की तरफ को चल पड़ते हैं। इसकी वजह से जो करंट पैदा होता है इसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट बहुत स्लो है।
लेकिन अगर हम रीजन 3 की बात करें जो और ज़्यादा बाहर की साइड्स पे हैं, दोनों साइड्स पे, दोनों तरफ अतराफ में, तो देयर इज़ नो यूजफुल करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट रीजन। अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्सिविटी ऑफ अ फोटो डायोड। सबसे पहली बात है कि इनपुट टू अ फोटो डायोड क्या है? इट इज बेसिकली लाइट पावर, ठीक है, और आउटपुट क्या निकलती है? करंट। अब रेस्पॉन्सिविटी को हम किन यूनिट्स में बनाते हैं? इट इज इन एम्पेयर्स पर वॉट्स और मिली एम्पेयर्स पर वॉट्स, ठीक है। टिपिकल एक वैल्यू जो है आर की रिस्पॉन्सिविटी की, दैट इज 0.5 एम्पेयर्स पर वॉट्स और 1 एम्पेयर पर वॉट। तो आई पी और द फोटो करंट वुड बी इक्वल टू आर इंटू पी, which is responsivity into the power of the optical signal that is coming onto the receiver. पावर को जब हम रिस्पॉन्सिविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्सिविटी इज एम्पेयर्स पर वॉट, और पावर आपको पता है वॉट्स में है, तो ऊपर नीचे वॉट्स जो है वो कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपके पास एम्पेयर्स में जवाब आएगा, विच इज़ द फोटो करंट। I is equal to IP for the photo current is equal to R into P. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये शो करता है कि एक फोटो डायोड कितना एफिशिएंट है। अच्छा, एक फोटो करंट जनरेट नहीं हो सकता अगर सैचुरेशन इफेक्ट हैज रीच्ड। इसके अंदर एक आपको एक लीनियर रीजन चाहिए ऑपरेशन के लिए। ये जो इनका आपस में कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब बनती है तो वो शुरू में तो लीनियरली बढ़ रही होती है, जैसे जैसे आप पावर को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन अ पॉइंट कम्स व्हेन द सैचुरेशन ऑफ द सिस्टम सेट्स इन। उससे क्या होता है कि एट दैट पॉइंट जो कर्व है वो स्ट्रेटन आउट होता जाता है। स्ट्रेटन आउट होने का मतलब ये है कि आप जितना मर्जी पावर को बढ़ाते चले जाएं, करंट उतने का उतना ही रहेगा, उसमें कुछ इजाफा नहीं है, ठीक है। दैट पॉइंट इज द सैचुरेशन पॉइंट। वो ये क्यों होता है कि जब बहुत सारे फोटॉन्स फोटो डायोड को जाके टकराते हैं, उस वक्त उससे क्या होता है कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो होते हैं, वो बेसिकली एक फोटो करंट जनरेट करने में काम आ जाती है। अब फर्दर जितनी मर्जी लाइट हो, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में सैचुरेशन इफेक्ट वो आ जाता है। ये वो कर्व है, एक कर्व आगे आप देखेंगे, ये मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। वैसे कल मैंने की हुई है शेयर, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई कांट शेयर द स्क्रीन राइट नाउ, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द टीम्स आई थिंक। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते चले जाते हैं, देयर इज अ लीनियर रीजन ड्यूरिंग विच द फोटो करंट इंक्रीजेस, बट आफ्टर दैट after a certain value of the input power, the saturation region sets in. saturation region के अंदर क्या होता है कि आप उसको बढ़ाते जाएं पावर को, तो करंट आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है, ये बेसिकली हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। The responsibility of photodiode is 0.85 amperes per watt। R की वैल्यू 0.85 amperes per watt दी हुई है, ये एक एग्जांपल है। जबकि पावर सैचुरेशन जो है वो 1.5 मिलीवॉट्स के ऊपर होती है। फाइंड द इंसिडेंट पावर फॉर 1 मिलीवॉट एंड फॉर 2 मिलीवॉट्स, ठीक है। तो फॉर 1 मिलीवॉट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। 1 मिलीवॉट के ऊपर हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं?
IP is equal to R into P, responsibility into power, ठीक है, responsibility into power is equal to 0.85 million amperes, ठीक है। अब इसमें ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा जो सेचुरेशन की जो पावर ऑप्टिकल पावर की जो सेचुरेशन की लिमिट है दैट इज़ 1.5 मिली वॉट्स। इसलिए ये जो ए में जो दिया हुआ है, ए पार्ट के अंदर जो पावर दी हुई है विच इज़ 1 मिली वॉट, इसको तो हम इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आई पी इज इक्वल टू आर पी विच इज़ 0.85 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। किस तरह से बन गया, आर की वैल्यू 0.85 है और और हमारी जो इसका क्या नाम है, पावर जो हमारी आ रही है वो 1 मिली वॉट आ रही है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 0.85। लेकिन दूसरे केस के अंदर जब आपकी पावर 2 मिली वॉट्स है उस वक्त ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। और ये फॉर्मूला वैलिड क्यों नहीं रहता, वो इसलिए वैलिड नहीं रहता क्योंकि ये इस वक्त जो पावर है 2 मिली वॉट्स की, इट इज़ मोर देन द पावर सैचुरेशन लिमिट। ये जो पावर सैचुरेशन 1.5 मिली वॉट्स के ऊपर हो जाती है, इससे ज़्यादा पावर आ गई है। इस वक्त ये करंट ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल हो सकता। आप सिंपली 1.5 मिली वॉट के हिसाब से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1.5 मिली वॉट से क्या होगा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, इट वुड गिव यू 1.275 मिली एम्पेयर। आप इसमें ये लिख सकते हैं इस वक्त जो करंट जनरेट होगा इट वुड बी 1.275 मिली एम्पेयर, ठीक है, which does not coincide with this particular formula IP is equal to RP. Please, if you, I would like to know if you could understand this point. आप इसके ऊपर कुछ कमेंट कर दें। चले मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात यह है कि एक सैचुरेशन की लिमिट है 1.5 मिली वॉट्स में। 1.5 मिली वॉट्स के ऊपर जितना करंट फोटो करंट जनरेट होता है यही कंटिन्यू करता चला जाएगा। जितना मर्जी आप पावर को आप इंक्रीज करते जाएं, 1.5 के ऊपर जितना करंट हो रहा है वही करंट रहेगा, जितनी मर्जी आप पावर बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। हम पावर को बढ़ाते बढ़ाते 1.5 से 2 मिली वॉट तक ले गए। जब 2 मिली वॉट पे आ गए तो उस वक्त भी वही करंट होगा जो 1.5 मिली वॉट के ऊपर था, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। सर एक सवाल पूछ, हाँ श्योर प्लीज। वो असाइनमेंट से रिलेटेड है, वो जो आपने एक दी है ना, ड्यू है जो एंड प्रॉब्लम्स है। नो सर, उससे पहले वाली। कौन सी वाली? सर वो डिजाइन एंड ऑप्टिकल फ्रेम वाली। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर उसकी समझ नहीं आ रही कि वो क्या किस तरह से उसको करना है, वो काफी देर से मैं उसको सर्च आउट कर रहा था। अच्छा, और भी बच्चे कर रहे होंगे तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर के जो सिस्टम्स होते हैं वो किसी एक मतलब एक डेटा सेंटर के अंदर जाके एक डेटा सेंटर की कुछ कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। एक डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे उसमें राउटर्स या स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली कनेक्टिविटी जो फार एंड से आ रही होती है वो आके टर्मिनेट होती है एक राउटर के ऊपर, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है एक खाली ऑप्टिकल फाइबर तो आती नहीं है, ठीक है। आप बहुत दूर से किसी जगह पर वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डायरेक्ट बेरिड है किसी जगह पे, वो डक्ट में से गुजर रही है, ठीक है। वो गुजरते गुजरते वो पहुंच जाती है एक डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर के अंदर जाके आप उसके इस केबल के अंदर फॉर एग्जांपल 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैं, यानी कि 24 फाइबर्स। तो
एक पेयर जो है उसने आके टर्मिनेट होना है आपके एक राउटर के अंदर। क्या ऐसा होगा कि सीधा वो वहाँ तक आएगी और एक राउटर तक आप उसको कनेक्ट करनी है? ऐसा नहीं किया जाता। बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाया जाता है जिसको डीपी भी बोल देते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम उसको बोला जाता है, जिसको कहते हैं आपकी एक ऑप्टिकल केबल को आपने टर्मिनेट करना होता है। तो ये ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम बीच में आ जाता है और केबल सारी की सारी आके, यानी कि उसके 12 के 12 पेयर्स जो आके वो इस ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम के अंदर आके टर्मिनेट होते हैं। और उसके टर्मिनेट होने का मैंने पहले तरीका बताया था कि जो 12 पेयर्स आ रहे हैं एक केबल के अंदर, उसके एंड्स को पिग टेल्स के साथ स्प्लाइस कर दिया जाता है और वो पिग टेल्स अपीयर हो जाती हैं इस ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम के अंदर पोर्ट्स की सूरत में, यानी कि वो फीमेल कनेक्टर के तौर पे वो शो हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर FC कनेक्टर वाला आगे केबल लगानी है, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो सेटअप है, इसको मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा स्टडी करें और उसको नेट से आप देखें, हर जगह पर देखें और उसकी एक डायग्राम बनाएं। अगर तो आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं वर्ड्स में, दैट कैन बी डन, लेकिन अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो एक बहुत अच्छी सी डायग्राम बनाएं एंड दैट डायग्राम वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। उसके अगेंस्ट मैं आपको मार्क्स दे दूंगा, ठीक है। तो आपको एक ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम बनाना है, यानी कि उसकी तस्वीर बनानी है, पीछे से एक केबल दिखानी है कि वो किस तरह से पिग टेल्स की सूरत में इस ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम के अंदर टर्मिनेट हो रहे हैं। फिर इस ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम के अंदर जो पोर्ट्स बन गए, फॉर एग्जाम्पल 12 पेयर्स के जो पोर्ट्स, यानी कि 24 पोर्ट्स नज़र आ गए, वहाँ पर से आप एक पैच कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं और वो पैच कॉर्ड जाकर उसका दूसरा एंड जाकर एक राउटर के अंदर टर्मिनेट होता है। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से इस काम को किया जाता है। उसमें कनेक्टिव, ठीक है। हेलो जी सर, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, समझ आया कि इस तरह की डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसको नेट पर भी तलाश करेंगे, आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने इस्तेमाल करना, ठीक है। चलें, आज कुछ कनेक्टिविटी का भी कुछ प्रॉब्लम था और मैं इसको शो नहीं कर पा रहा हूँ, देयर इज सम प्रॉब्लम इन टीम्स आई थिंक, तो लेकिन मैं इसको फिर भी अपलोड करता हूँ। सो जस्ट कीप ऑन द लुक आउट फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं सीओ ऑनलाइन पर भी डाल देता हूँ और आपकी जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज देता हूँ। तो टीम्स के ऊपर मैं देखता हूँ कि क्या इशू है, इस इशू को भी रिजॉल्व करते हैं ताकि कल दोबारा से ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।